हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पार्थ एजुकेशन में। दोस्तों, इसके पहले हमने पर्यावरण शुरू किया था और पर्यावरण को सीटेट के लिए पढ़ने के क्रम में हमने एक चीज जिसमें सजीव के लक्षण हमने इसके पहले पढ़ा। देखिए, सजीव एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि बताया था मैंने आप सभी को कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनते हैं जो जंतुओं से, पेड़ पौधों से विशेष होते हैं। जैसे कि मैंने चर्चा आपसे की थी प्रश्नों के माध्यम से कि वह कौन सा जंतु है जो अपने मूंछों की आहट से या मूंछों से अपने शिकार की आहट को पहचानता है, या वैसा कौन सा जंतु है जो मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। हमने सजीव के लक्षण इसके पहले चर्चा आपसे हो चुकी है। आज देखिए, सजीव को पढ़ने के क्रम में आज हम कुछ विशेष पौधे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पौधे के बारे में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ये आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक विशेष पौधों की बात है, क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो जल का सूचक है, यानी ऐसा कौन सा पौधा है जो मुख्य फसल के साथ उगाया जाता है और वह जो है जब फसल को जल की आवश्यकता पड़ती है तो वह विशेष पौधा सूचित कर देता है। यह प्रश्न बना हुआ है कि खिजड़ी का प्लांट कहाँ होता है या खिजड़ी के पौधे की क्या विशेषता है, या ऐसा कौन सा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन चुके हैं सीटेट की परीक्षा में। या दोस्तों, पौधे से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो रेगिस्तान में होता है और अपने तने में जल का संचय करता है, आवश्यकता पड़ने पर वहां की जनजाति उसके तने से जल को पाइप के माध्यम से निकालकर पी लेते हैं। तो वह कौन सा पौधा है? आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलियन ओक की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन ओक पौधा होता है जो अपने तने में जल का संचय करता है। इस प्रकार से पौधों से विशेष क्वेश्चन पूछता है, जैसे भारतीय शाकीय डॉक्टर क्या है, या बरगद में किस प्रकार की जड़ें निकली होती हैं, मक्के में किस प्रकार की विशेष जड़ें होती हैं, या वह कौन सा पौधा है जो कीटों को नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों को चूसता है, कीटों को मार देता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पौधों से। देखिए, कुछ साइंस से रिलेटेड जरूर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। यानी प्रश्न का आंसर वही होगा, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न कई तरीके से आपसे घुमा फिरा के लंबा कर देंगे प्रश्न। तो हमें सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्लांट को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है और उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर हम आगे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्लांट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पौधा। यानी कि प्लांट। इस प्लांट को कितने भाग में बांटा गया पहले आपको जानना आवश्यक है। आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि पौधों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में डिवाइड जरूर करते हैं, लेकिन कौन कौन से पौधे आते हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, जो पौधा है इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। पौधे के जो 3 पार्ट हैं, पहला इसमें होता है थैलोफाइटा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्रायोफाइटा। फिर उसके बाद दोस्तों होता है ट्रैकियोफाइटा। तो कुल पौधों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आपने यहां देखा कि पहला थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर ट्रैकियोफाइटा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी इसके बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, लेकिन आज आपको बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि जो हमारे आसपास पौधे होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, हमारे आसपास पौधों की बहुत प्रजातियां हैं। हमको लगता है कि 100, 200, 500 पौधों में नहीं, 4.5 लाख पौधे हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। दोस्तों, थैलोफाइटा ऐसी कैटेगरी है प्लांट की जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प कुछ भी नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं ये ऐसी कैटेगरी है जो जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, जड़ विहीन होती है, यानी कुछ नहीं होता इसमें। तो हम कह सकते हैं जड़, तना,
पत्ती पुष्प विहीन। अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि वह कौन सा पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प कुछ भी नहीं होता और वह 90% ऑक्सीजन का स्रोत भी है और वह विद्युत बल्ब के प्रकाश में भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए सीटेट में तो आप समझ नहीं पाओगे किस पौधे के बारे में पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें थैलोफाइटा ऐसा प्लांट की ऐसी कैटेगरी है जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प कुछ भी नहीं होता है। ये जड़, तना, पत्ती, पुष्प विहीन होते हैं। इसमें कौन कौन से पौधे आएंगे? आपने पढ़ा होगा शैवाल के बारे में। शैवाल का मतलब है काई। आपने काई के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, काई भी इसी में शामिल है। आपने पढ़ा होगा कवक के बारे में। कवक का मतलब होता है फफूंद। आपने पढ़ा होगा जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया, या आपने पढ़ा होगा लाइकेन के विषय में। दोस्तों लाइकेन, जिसे हम वायु प्रदूषण सूचक कहते हैं, लाइकेन को हम वायु प्रदूषण सूचक कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। शैवाल का मतलब होता है एल्गी। दोस्तों शैवाल का मतलब एल्गी यानी कि काई होता है और काई की बहुत प्रकार की विशेषताएं चर्चा हम लोग कर लेंगे। फिर देखिए कवक है, मशरूम भी कवक है। मशरूम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रसेदार सब्जी के रूप में करते हैं। उसके बाद देखिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। सिरका बनता है एस्ट्रोबैक्टर एसेटी के द्वारा। ठीक है। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों में होता है। अब हम बात करेंगे लाइकेन की। दोस्तों लाइकेन भी इसी कैटेगरी में शामिल है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों के बीच की कड़ी होता है। लाइकेन पेड़ों की छालों पर सफेद रंग का होता है, पेड़ों की छालों पर उगता है। और लाइकेन की विशेष बात दोस्तों यह है कि लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक है। लाइकेन क्या है? लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक है। लाइकेन से क्वेश्चंस कई बार बन चुका है, ठीक है ना। और लाइकेन से ही हम जानते हैं कि हमें अम्ल और क्षार सूचक लिटमस पेपर मिलता है। ये चारों ऐसे पौधे हैं जो जड़, तना, पत्ती, पुष्प विहीन होते हैं। अब आप सोचेंगे कि जीवाणु पौधा कहाँ है? इस समय चारों में पौधों से कुछ न कुछ समानताएं होती हैं जिस कारण इनको हम पौधे में शामिल करते हैं। फिर देखिए अगला है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए यहां से बन चुका है, आ चुका है, तो ध्यान देना। जो ब्रायोफाइटा है स्थल पर आने वाला सबसे पहला पौधा है। ब्रायोफाइटा जो होता है इसको हम कहते हैं प्रथम स्थलीय पौधा, यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जो स्थल पर आए सबसे पहले। अगर सबसे पहले ये स्थल पर आया था तो अब आप ये बताइए सबसे पहले आने वाला पौधा कौन सा है जो जल में आया था? तो ध्यान देना, नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा पौधा है जो सबसे पहले दोस्तों धरती पर आया था, या सबसे पहले धरती पर उसका आगमन हुआ था। ठीक है ना। फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि इसको हम और क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, इसी पौधे का एक विशेष नाम और भी है और इसे हम कहते हैं पादप जगत का एम्फीबिया। पादप जगत का एम्फीबिया। अब एम्फीबिया क्या होता है इसका आइडिया आपको बहुत अच्छी तरह से होगा। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? उभयचर। यहाँ जो ये ब्रायोफाइटा में पौधे शामिल हैं इनको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जो स्थलीय भी हैं, जलीय भी हैं। जल में भी होते हैं, स्थल में भी होते हैं और सबसे अधिक आर्द्रता वाली मिट्टी में पाए जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? देखिए पहला होता है स्फेगनम। स्फेगनम ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग एस्किमो, एक विशेष प्रकार की जनजाति है। और एस्किमो कहाँ निवास करता है? ये निवास करता है भूमध्य रेखा के आसपास जहां वर्ष भर ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है। और एस्किमो का जो घर होता है वो इग्लू होता है। तो स्फेगनम का प्रयोग एस्किमो लोग अपने चिराग बत्ती के रूप में, यानी बत्ती जलाने करते हैं। फिर देखिए एक मांस का पौधा आता है। इस मांस के पौधे से एंटीसेप्टिक प्राप्त होता है। एंटीसेप्टिक जो दवाइयां होती हैं वो मांस के पौधे से प्राप्त होता है। तथा मांस के पौधे को ही दोस्तों, मांस के पौधे का ही प्रयोग जो है सुंदरता के लिए लोग करते हैं। इसके बाद इसमें एक और प्लांट आता है जिसका नाम एजोला है। एजोला
देखिए एजोला एक जैविक खाद है। अगर जैविक खाद है और जलीय पौधा है, इसका प्रयोग धान के खेत में नीलहरित शैवाल के साथ जैविक खाद के रूप में धान के खेत में करते हैं। ठीक है, तो तीनों ये इंपॉर्टेंट प्लांट है। अब देखिए यहाँ आपने देखा थैलोफाइटा के बारे में, फिर देखा आपने ब्रायोफाइटा के बारे में। समझिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। अब देखिए हम बात करते हैं आगे है आपका ट्रैकियोफाइटा। अब जो ट्रैकियोफाइटा है इसको फिर कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, और इसके 3 पार्ट कौन कौन से बनाए गए हैं। देखिए जो पहला इसका पार्ट दोस्तों है वह है टेरिडोफाइटा। और इसके बाद अनावृतबीजी, और फिर आवृतबीजी। इसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ये एंजियोस्पर्म है। टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी, यानी इसको जिम्नोस्पर्म और इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। आइए हम पहले बात करते हैं आप सभी टेरिडोफाइटा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कि ये क्या है। देखिए दोस्तों सबसे अधिक जो पेड़ पौधे हैं वो टेरिडोफाइटा में ही आते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक हैं, वास्कुलर टिश्यू है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक हैं, और दोनों का कार्य क्या होता है, जल और भोजन का संवहन करना। जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है, पौधों में, पेड़ पौधों में जल और खनिजों का संवहन पौधे के सारे भागों में करता है, और फ्लोएम पौधों की पत्तियों में बने भोजन को पत्तियों से उठाकर पौधे के सब भागों में पहुंचाता है। यानी जाइलम जल और खनिज का संवहन करता है, वहीं फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, तो इन्हें कहते हैं संवहनी ऊतक। तो ध्यान देना, संवहनी ऊतक सबसे पहले कहां पाए गए थे, तो सर्वप्रथम संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम इसी में पाए गए। सबसे पहले संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम इसी में पाए गए थे, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों अनावृतबीजी है। आपने पढ़ा होगा अनावृतबीजी के बारे में, प्रश्न लगातार पूछता है यहाँ से। जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान देना आप लोग। अनावृतबीजी, देखिए कुछ ऐसे विशेष पौधे हैं जिनके बीजों पर आवरण नहीं होता। देखिए यहाँ अगर विच्छेद करेंगे तो आएगा अन प्लस आवृत प्लस बीजी, तो अनावृत बीजी। ठीक है ना, अन का मतलब ना होना, आवृत का मतलब आवरण, छिलका, कवर या खोल या कोट। तो ऐसे पौधे जिनके बीजों पर छिलका, आवरण, कवर ये कुछ भी नहीं होता है, खुले होते हैं, उन पौधों को हम कहते हैं अनावृत बीजी। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से पौधे आते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, आप लोग पढ़े होंगे साइकस के बारे में। साइकस से साबूदाना मिलता है। साइकस, चीड़, सिनकोना, ठीक है ना, साइकस, चीड़, सिनकोना, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं दोस्तों, जिनसे क्या मिलता है, जिनसे विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, और इन सभी को हम अनावृत बीजी कहते हैं। चर्चा भी मैं करूंगा आपसे इन सब के बारे में। फिर देखिए आगे दिया हुआ है आवृत बीजी। तो यहाँ पर आवृत का मतलब आवरण, बीजी मतलब बीज पर। ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है उनको हम कहते हैं आवृत बीजी, या इनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। पुनः दोस्तों आवृत बीजी हमारे आसपास भी होते हैं, और हमने पुनः आवृत बीजी को डिवाइड कर दिया 2 भागों में। इसमें एक होता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, ठीक है ना, मोनोकाटिलेडनी, और एक होता है द्विबीज पत्री। एक होता है द्विबीज पत्री। तो एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, यानी कि मोनोकाटिलेडनी और ये डाइकाटिलेडनी।
अब सोचेंगे आप कि यार एक का जो है एक बीजपत्री क्या है और द्विबीजपत्री क्या है। देखिए बहुत आसान इसका आंसर है। अगर हम बात करेंगे एक बीजपत्री की, तो दोस्तों एक बीजपत्री का मतलब एक बीजपत्र। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीजों को जब हम खोलते हैं तो बीजों को खोलने के बाद एक ही भाग निकलता है, और जब उसमें अंकुरण होता है, अंकुरण के समय शुरू में केवल एक ही पत्ती निकलती है। ठीक है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं एक बीजपत्री। जैसे देख लीजिए, अगर हम गेहूं का एग्जांपल लें, गेहूं दोस्तों अगर गेहूं के बीज को हम खोलेंगे, मक्के के बीज को खोलेंगे, उसमें एक ही भाग निकलेगा, और जब अंकुरण इन सब में होता है पहले एक ही पत्ती निकलती है। वहीं अगर हम बात करें चना की, मटर की, तो चना और मटर में उनके बीजों को खोलने पर दो भाग निकलते हैं, और जब उनमें अंकुरण होता है तो शुरू में दो पत्तियां निकलती हैं। इनको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। अब अगर बात करें एक बीजपत्री के एग्जाम्पल की, तो धान, गेहूं, गन्ना, बांस, और इसके अतिरिक्त मक्का, और इसके अतिरिक्त लहसुन, प्याज, और खजूर, केला, ये सब ऐसे पौधे हैं जो एक बीजपत्री कहलाते हैं। फिर बात करेंगे हम दो बीजपत्री की, तो ऐसे पौधे जिनके बीजों को खोलने पर उनके दो भाग निकलते हैं और अंकुरण के समय शुरू में दो पत्तियां निकलती हैं, उनको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे चना, मटर, अरहर, सरसों, मूली, गुड़हल इत्यादि सब द्विबीजपत्री होते हैं। तो कुल पौधों को इतने भागों में बांटा गया है, इतने भागों में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, पौधे के दोस्तों यही प्रकार हैं, और इन्हीं भागों में कुल 4.5 लाख पौधों का डिवीजन हुआ है। आइए हम अनावृतबीजी से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण पौधों की बात कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण पौधे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए हम बात करेंगे आपसे इंपॉर्टेंट प्लांट की, महत्वपूर्ण पौधे। महत्वपूर्ण पौधे, जैसा कि आपने देखा था अभी, जो पहला प्लांट है वो है साइकस का। हम पहले बात करेंगे साइकस के बारे में कि साइकस की क्या विशेषता है, इसके बारे में क्वेश्चन कहां से बन सकता है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, साइकस से क्या मिलता है, साबूदाना। साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है, इस बात का ध्यान देना। आपको अभी तक इसका आइडिया नहीं होगा साबूदाना कहां से मिलता है। तो साबूदाना कहां से मिलता है, आपने देखा साइकस का जो पौधा होता है उसकी बीज से, साइकस के बीज से क्या मिलता है, साबूदाना प्राप्त होता है। ठीक है ना। और फिर देखें, साबूदाना को हम कहते हैं सागो, तो देखिए इसको हम कहते हैं सागो पाम। इसको हम सागो पाम कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसी से साबूदाना प्राप्त होता है। अब देखिए इसके बाद साइकस का एक नाम और है दोस्तों, साइकस को ही हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्वेश्चन बना हुआ है, साइकस को ही हम क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म की संज्ञा देते हैं। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि साइकस को क्या कहेंगे, साइकस को हम जीवित जीवाश्म की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा साइकस, ये भी विशेष पौधा है। और साइकस के बाद आगे अगर बात करें हम लोग, इसके बाद देखिए नंबर आता है चीड़ का। चीड़ को हम अंग्रेजी में पाइनस कहते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं चीड़ की। तो चीड़ की क्या विशेषता है, देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनावृत बीजों का मेवा कहते हैं, जिम्नोस्पर्म का मेवा। क्यों कहते हैं, देखिए जो इसका फल होता है बड़ा अच्छा होता है, जिसको हम चिलगोजा कहते हैं, चिलगोजा।
ये फल का नाम है इसके। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके बीज से क्या मिलता है? बीज से तारपीन का तेल मिलता है, तारपीन का तेल। और भाई तारपीन के तेल का अपना अलग ही महत्व है। अगर तारपीन के तेल की बात की जाए दोस्तों, तारपीन के तेल का प्रयोग वार्निश के रूप में करते हैं, पेंट में मिलाते हैं, है ना। पेंट में तारपीन का तेल ही मिलाते हैं, तो वार्निश में, या फिर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, जब पॉलिश बनती है उस पॉलिश में तारपीन का तेल ही मिला होता है। तो वार्निश में, पेंट में, पॉलिश बनाने में, या फिर साबुन बनाने में, या फिर सबसे बड़ी बात है जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उन मशीनों में लुब्रिकेंट्स का प्रयोग होता है। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है स्नेहक। स्नेहक का मतलब घर्षण बल कम करने वाले पदार्थ। तो तारपीन के तेल का प्रयोग घर्षण बल को कम करने के लिए मशीन, जैसे सिलाई मशीन में भी करते हैं। ये था तारपीन का तेल। अब दोस्तों इसके बाद जो पौधा है वह कौन सा? सिनकोना। सिनकोना की अगर बात करें तो सिनकोना से एक विशेष प्रकार का पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है? कुनैन। और दोस्तों कुनैन क्या है? कुनैन एक मलेरिया रोधी दवा है। वर्तमान में कुनैन से, देखिए कुनैन से क्या बनता है? क्लोरोक्विन बनती है। और इसमें आप सुन रहे होंगे कि इसमें कोरोना के समय में हाइड्रोक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जिसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में करते थे, लेकिन हाइड्रोक्लोरोक्विन इसमें बहुत चर्चित दवा है क्योंकि वह कोरोना वायरस को कुछ ना कुछ कम करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं इस समय। देखिए तो दोस्तों सिनकोना से क्या मिलता है? कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। अब जो अगला इसमें प्लांट हो क्या है? वो देवदार का प्लांट है। अगर हम देवदार की बात करें तो दोस्तों देवदार के बीज से सैंड्रस ऑयल मिलता है। आपने सुना होगा सैंडे का तेल। तो सैंड्रस ऑयल एक विशेष प्रकार की औषधि है। सैंड्रस ऑयल इसी से प्राप्त होता है, सैंडे का तेल इसी से प्राप्त होता है, देवदार से ही। तो ये कुछ विशेष प्रकार के अनावृत बीजी पौधे थे, आपने देखा शाइकस जिससे साबूदाना मिलता है, चीड़, उसके बाद सिनकोना और देवदार। तो भाई सिनकोना से, देवदार से सैंड्रस ऑयल मिलता है और देवदार की लकड़ियां बहुत मुलायम होती है। देवदार का प्रयोग पहले जब रेलवे की पटरियां बनती थी तो बीच में स्लीपर को लगाने के लिए देवदार के लकड़ी का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये ऐसी लकड़ी है जितना इस पर पानी पड़ेगा वह लकड़ी उतना ही मजबूत हो जाती है। तो ये रहे कुछ विशेष पौधे, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत सारे विशेष पौधे हैं, जैसे कि रबर। रबर किस पौधे से मिलता है? रबर या रबर के बाद की बात करें तो हींग, या इसके बाद कत्था, इसके बाद लौंग, लौंग के बाद सौंफ, कत्था, केसर, ठीक। तो दोस्तों रबर किस पौधे से मिलता है? या फिर हींग किस पौधे से मिलता है? कत्था, केसर, अफीम, ये सब किस पौधे से प्राप्त होते हैं? चलिए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला है रबर। तो दोस्तों रबर किस पौधे से मिलता है? तो रबर का कोई पौधा होता है। रबर को हम फैक्ट्री में इसको नहीं बनाते थे, बल्कि रबर का पौधा होता है। रबर के पौधे से रबर का दूध निकालते हैं, फिर उस दूध को केमिकल से वल्कनाइजेशन उसको कर करके, यानी वल्कनीकरण करके उसको हम उपयोग में लाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनीकरण का मतलब होता है वल्कनाइजेशन, यानी रबर में हम सल्फर मिलाते हैं 5%, और सल्फर मिलाने से रबर क्या होता है? मजबूत और तन्य हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वल्कनीकरण, ठीक है ना। तो देखिए जो रबर है ये किस पौधे से मिलता है? देखिए पौधा है, उसका नाम क्या है? हीबिया। हीबिया पौधे के दूध, लैटेक्स,
हीबिया पौधे के लेटेक्स से दूध से रबर मिलता है और उस दूध को सल्फर के साथ हम क्या करते हैं, सल्फर मिलाकर के रबर के दूध को मजबूत और तन्य बनाते हैं। फिर देखिए उसके बाद क्या, हींग। हींग कैसे मिलती है दोस्तों, एक पौधा होता है उसका नाम क्या है, फेरुला। फेरुला पौधे के जड़, तना, पुष्प से। तो एक विशेष प्रकार का पौधा होता है फेरुला, और ये फेरुला पौधा बिल्कुल बिल्कुल सौंफ की तरह होता है, क्योंकि यह सौंफ की प्रजाति का ही पौधा है। तो फेरुला पौधे की जड़ से, तने से और पुष्प से हींग प्राप्त होती है, इस बात का ध्यान देना। आगे है कत्था। तो कत्था कहां से प्राप्त होता है, एक खैर पौधा है, खैर पौधे की छाल। दोस्तों खैर पौधे की छाल से क्या मिलता है, कत्था प्राप्त होता है ना। खैर पौधे की छाल से क्या होता है, कत्था प्राप्त होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पहाड़ अधिक है, वहां यह खैर होता है, और उस खैर के पौधे से दोस्तों, उसकी छाल से क्या होता है, उसकी छाल को गर्म जब करते हैं तो उसी से कत्था मिलता है। तो देखिए लौंग की बात कर लेते हैं। लौंग देखिए एक मसाला है, औषधि भी है। लौंग केवल दो ही जगहों पर लौंग का उत्पादन होता है, एक भारत का केरल है और दूसरा तंजानिया जो कि अफ्रीका में है। तंजानिया में पूरे विश्व की 90% लौंग का प्रोडक्शन होता है, वहीं हमारे इंडिया में 10% लौंग का प्रोडक्शन होता है। इन दोनों के अतिरिक्त विश्व के किसी भी स्थान पर लौंग का उत्पादन नहीं होता, ठीक है ना। तो लौंग कैसे प्राप्त होता है, देखिए एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है। तो ये वृक्ष का नाम क्या है, वृक्ष का नाम है यूजीनिया। यूजीनिया पेड़ की सूखी कली। तो सूखी कली होता है, पूरा पुष्प भी नहीं होता है। सूखी कली से ही क्या होता है दोस्तों, सूखी कली से ही हम लौंग को प्राप्त कर लेते हैं। यूजीनिया पौधे की सूखी कली, यानी वह पुष्प नहीं बनता तो उसको हम लोग तोड़ लेते हैं। फिर देखिए केसर। केसर भी एक विशेष प्रकार का पौधा है, और केसर कहां से प्राप्त होता है, क्वेश्चन बनता है कि केसर कहां से प्राप्त होता है। तो इस बात का ध्यान देना आप लोग, जो केसर है ये सैफ्रोन कोकस, सैफ्रोन कोकस पौधे के सूखे पुंकेसर, और दलपुंज से। ठीक, ये पुष्प का जो बीच वाला भाग होता है, जो पतला पतला लंबा लंबा निकला होता है, उसको हम पुंकेसर कहते हैं। और जो पुष्प में रंग बिरंगा भाग होता है ना, उसको दलपुंज कहते हैं, यानी उसको हम कहते हैं पेटल्स। तो दोस्तों पेटल्स से और उसके पुंकेसर से क्या मिलता है, केसर मिलता है। केसर देखिए ठंडे प्रदेशों में होता है, पूरे विश्व में केसर जो ठंडे प्रदेश है, जैसे मान लीजिए कश्मीर, हमारे इंडिया में कश्मीर में होता है, हिमाचल में होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना केसर मसाला भी है, औषधि भी है। दोस्तों बात करते हैं अफीम की। अफीम कैसे मिलता है, देखिए अफीम जो है पौधा होता है पोस्ता, और इसी पोस्ता से, पोस्ता पौधे के अधपके फल, पोस्ता पौधे के अधपके फल से क्या मिलता है दोस्तों, अफीम मिलती है। अफीम देखिए, हालांकि अफीम जो है औषधि ही है, यह एक प्रशांतक दवा होती है, लेकिन इसका प्रयोग नशे के रूप में लोग करते हैं। तो मैं अफीम की बात कर रहा हूँ। ये एक पोस्ता पौधा होता है, और उसी के अधपके फल से मिलता है। ध्यान देना, पोस्ता का दाना भी होता है। पोस्ता का दाना हम औषधि के रूप में और मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दाना बहुत महीन महीन छोटा छोटा होता है। अब दोस्तों एक चीज और होती है भांग। ये जो भांग है एक्चुअली में ये कोई केमिकल नहीं होता है, एक पौधे का ही उत्पाद है।
और उस पौधे का नाम क्या है? मारिजुआना। पौधे की पत्ती। मारिजुआना या मैरिजुआना जो पौधा होता है उसकी पत्तियों से क्या बनता है? उसकी पत्तियों से भांग बनती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सीटेट की एग्जाम में ऐसे पौधों से क्वेश्चन बन सकता है। रबर, हींग, केसर, तख्ता, लौंग, अफीम, ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, मैंने दिया हूँ पॉइंट्स को कि भांग कैसे मिलता है, अफीम कैसे मिलती है, और इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये विशेष पौधे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें तो अब मैं जिस पॉइंट पे जा रहा हूं उस पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है। आइए हम देखते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बना हुआ है। विशेष पौधे हम लोग पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण पौधे हम लोग पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण पौधे। अगर हम महत्वपूर्ण पौधों की बात करें तो क्रोटन, क्रोटन के बारे में क्या विशेष है? दोस्तों क्रोटन के बारे में क्या विशेष है सुन लीजिए आप लोग। देखिए क्रोटन ऐसा पौधा है जिसको हम मुख्य फसल के साथ उगाते हैं, और जब फसल को पानी की आवश्यकता पड़ती है तो क्रोटन की पत्तियां क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं, और हमको आइडिया आ जाता है कि पौधे को पानी चाहिए। उसके बाद देखिए पौधा और होता है खेजड़ी का, खेजड़ी। ये पौधा ऐसा है कि ये पौधा राजस्थान में होता है, और इस पौधे को पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इस पौधे की पत्तियों से सब्जी बनती है, इसकी छाल से औषधि बनती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर दोस्तों है पीपल। पीपल के बारे में क्या विशेषता है? ये 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला पौधा है पीपल। फिर देखिए नागफनी की बात हम लोग कर लेते हैं। नागफनी एक बहुस्थलीय पौधा है, यह इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि नागफनी की जड़ें जल की खोज में बहुत गहराई में पहुंच जाती हैं, यह भी नागफनी के एक प्रकार की विशेषता ही है ना। और नागफनी की पत्तियां चपटी होती हैं, मांसल होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों में ही भोजन का और जल का संचय रहता है। नागफनी में कांटे होते हैं, क्यों? ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो सके। और दोस्तों इसी के बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओक। ऑस्ट्रेलियन ओक के बारे में क्या विशेषता है? मैंने कहा था यह भी एक रेगिस्तानी पौधा है, और यह पौधा अपने तने में जल का संचय कर लेता है, और यहाँ रहने वाली जनजातियां इसके तने से जल को प्राप्त करती है। और देखिए इसके बाद आपने पढ़ा होगा घटपर्णी के बारे में। घटपर्णी को हम पिचर प्लांट कहते हैं, नेपेंथस कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है? यह एक कीटभक्षी पौधा है। क्या है ये? कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी किस प्रकार से? देखिए जो इसकी पत्तियां होती हैं वो घड़े के आकार में बदल जाती है, इस बात का ध्यान देना। और यह कीटों से नाइट्रोजन चूस लेता है, और यह नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उन क्षेत्रों में होता है जैसे मिजोरम में पाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ पौधे का पार्ट आपका खत्म होता है। विशेष पौधे से जितने क्वेश्चन आएंगे सब आपके इसी सेक्शन से आएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग दोबारा। जय हिंद, जय भारत।